नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के खास बात में आपका स्वागत। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के मानगढ़ पहुंचे थे। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ आता है, मानगढ़ की पहाड़ियां हैं। ये जो मानगढ़ की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं। एक तरफ जहाँ ये जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान और गुजरात को छूती हैं, वहीं जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो उसके बेहद करीब है। अब ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, मानगढ़ जाने की बात आज क्यों? दरअसल अब गुजरात में चुनाव की डेट्स जो है वो घोषित हो चुके हैं। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को वहाँ पर वोटों की गिनती होनी है। मानगढ़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था वो दौरा कोई ऐसे ही नहीं था। दरअसल मानगढ़ जो है वो गढ़ है आदिवासियों का। आदिवासियों के तीर्थ स्थल के तौर पर मानगढ़ को जाना जाता है और मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जा करके और आदिवासियों को जो उन्होंने संबोधित किया, उस कार्यक्रम के लिए, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम था, इसी के चलते वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। पर मानगढ़ का चुनाव क्यों हुआ प्रधानमंत्री मोदी के इस रैली के लिए? दरअसल मानगढ़ जो जगह है वो आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थल है और इस लिहाज से राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद बहुत ही बड़ा संदेश वहाँ से आदिवासी समुदाय को देना ही इस रैली का उद्देश्य था। आखिर इस रैली का उद्देश्य आदिवासियों को जो दिया गया, उसकी ज़रूरत भाजपा को क्यों पड़ी? चूँकि जो मानगढ़ है, कांग्रेस के परंपरागत वोटर के तौर पर यहाँ आदिवासी जाने जाते हैं। माना जाता है कि आदिवासी जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो गुजरात में इनकी बड़ी संख्या है, मध्य प्रदेश में इनकी बड़ी संख्या है, इसके साथ साथ देश के और कई हिस्सों में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। तो मानगढ़ से चूंकि हर आदिवासी कनेक्टेड है, इसीलिए उस जगह को चुना गया ताकि एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि आदिवासियों के लिए भाजपा क्या क्या काम कर रही है और किस तरीके से भाजपा उनको लुभा सके, उनको जोड़ सके। वहीं चूंकि ये कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, आदिवासियों की बड़ी संख्या कांग्रेस के साथ भी जुड़ी है, तो इस वजह से भाजपा में एक छटपटाहट भी है। अभी हम जब आगे आंकड़ों की बात करेंगे तो आपके लिए और क्लियर होगा ये मामला कि क्यों आखिर भाजपा को आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ये इस तरीके का कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी क्यों। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पहले भी वहाँ का दौरा कर चुके हैं। तब वो मानगढ़ 10 साल पहले भी जा चुके हैं। मानगढ़ का एक खास महत्व है आदिवासी समुदाय में। इसी के चलते जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के अब नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने जो गुजरात में हिस्सा पड़ता है यहाँ के रास्तों का, उसका उन्होंने ज़बरदस्त रूप से कायाकल्प किया था ताकि आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ा जा सके। जो पहले कांग्रेस के वोटर थे उनको अपने साथ जोड़ा जा सके। खैर, अब हम आते हैं आंकड़ों पर। पहले नज़र डालेंगे आंकड़ों पर, फिर समझेंगे आगे की राजनीति कि आखिर ये जो आदिवासियों की राजनीति है वो इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल ये जो रैली थी इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बड़ी संख्या में आदिवासियों को एकत्र किया गया था। चूँकि जो सत्ता की चाबी है, इन 3 प्रदेशों में माना जाता है कि सत्ता की चाबी, सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दलों को आदिवासियों को अपने साथ जोड़ना मजबूरी है। गुजरात से आंकड़ों की शुरुआत करते हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें आती हैं, वहीं राजस्थान में 200 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। ये कुल मिलाकर के 612 सीटें होती हैं। इन 612 सीटों में से करीब करीब 99 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से आदिवासियों के प्रभाव में रहती हैं। ये जो 99 सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं। ये करीब करीब जब हम पूरे आंकड़े की बात करेंगे तो लगभग 16% सीटें हैं। ये 16% सीटें जो है वो माफ कीजिएगा एसटी के लिए आरक्षित है और यानी लगभग ये हो गया कि इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो चुन करके और विधानसभा पहुंचते हैं।
इसके अलावा इन 99 सीटों के अलावा लगभग 50 सीटें ऐसी हैं आसपास की, जिन इलाकों में जहां पे जिन सीटों पर आदिवासियों की एक मजबूत पकड़ होती है और उन सीटों को आदिवासी वोटर्स जो है वो प्रभावित करते हैं। जीत और हार का समीकरण वहां पर आदिवासियों के सहारे ही तय होता है। यानी है कि अब हम ये समझते हैं कि आखिर क्यों आदिवासी न केवल गुजरात बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सत्ता का दरवाज़ा खोलने के लिए ज़रूरी हैं। तो गुजरात की जो 182 सीटों की हम बात कर रहे थे उसमें 13 सीटें ऐसी हैं जो एससी समुदाय के लिए आरक्षित हैं और 27 सीटें जो है वो एसटी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं यानी अनुसूचित जनजाति उनके लिए आरक्षित हैं। यानी कि कुल सीटों का लगभग 14.83% यानी 15% के आसपास ये सीटों की संख्या जाकर के बैठती है। अब जब हम वहाँ पर समीकरण की बात करें तो 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 182 में से 99 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 77 सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी। इसमें जब हम आरक्षित सीटों की बात करें तो जो 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं उसमें 9 सीटें भाजपा के खाते में आई थी, 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, 2 सीटें जो है वो भारतीय जो ट्राइबल पार्टी है बीटीपी उसके खाते में गई थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो ये सीटों का आंकड़ा हो गया जो 2017 के चुनाव में 2017 में जो विधानसभा के चुनाव गुजरात में हुए वहां पर जो परिणाम रहे ये हमने आपको वो बताया। वहीं जो साल 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस पर नज़र डालें तो ये जो संख्या है वो थोड़ी अलग थी। उस समय भाजपा के खाते में 10 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गई थी और तब जेडीयू के खाते में 1 सीट गई थी। इसके अलावा लगभग 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिसमें आदिवासी वोटर्स का प्रभाव, आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव रहता है। अब हम जरा जातिगत समीकरण को समझ लें। गुजरात में जो जातिगत समीकरण जब हम देखेंगे तो लगभग 52% ओबीसी वोटर्स हैं और ओबीसी में करीब 146 जातियां आती हैं, 146 जातियां उपजातियां मिला करके उसमें है। वहीं जो पाटीदार समुदाय है यानी पटेल जो समाज है वो लगभग 16%, 15 से 16% वोटर्स उस पटेल समुदाय के आते हैं। गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण जो वोटर्स हैं वो पाटीदार पटेल जो है वो माने जाते हैं। इसी के चलते हर राजनीतिक दल जो है पटेलों को भी अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। यही कारण रहा कि भाजपा ने इन विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले मुख्यमंत्री को बदल करके और फिर से पटेल समुदाय का मुख्यमंत्री यानी भूपेंद्र भाई पटेल को वहां पर बैठाया, सत्ता सौंपी। अब 2017 की हम बात करें तो लगभग 14.75% यानी ये संख्या जो है वो अगर हम पूर्णांक पे बात करें तो लगभग 15% ऐसी होती है जो आदिवासी वोटर्स की संख्या है। यानी 2017 की जो संख्या थी वो करीब करीब 51 लाख मतदाता जो है वो आदिवासी थे। तो ये एक बड़ा नंबर होता है, एक बड़ी संख्या होती है। इसी के चलते गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आदिवासी समुदाय बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो हमने आपको वहाँ पर संख्या बता दिया। जो एसटी सीट्स आरक्षित हैं एक उनकी संख्या। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं उनको भी जो उन पर एक नज़र डाल लीजिए। ये जो इलाके हैं डांग, तापी, नर्मदा, दाहोद, वलसाड़, नवसारी, भरूच, पंचमहाल, बड़ोदरा और साबरकांठा, ये जो एरिया है वो आदिवासी बाहुल इलाके माने जाते हैं। अब हम नज़र डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं 230 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 35 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2000 ये जो यानी जो एसटी के लिए आरक्षित सीटें आई वो लगभग कुल सीटों का 20.4% आंकड़ा ये बैठता है। 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 114 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, 109 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। पहले कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। बाद में जब जोड़ तोड़ की राजनीति हुई तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनी और वर्तमान में शिवराज सिंह वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। एसटी सीटों की हम बात करेंगे तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 16 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी। तो ये आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का हुआ। अब हम नज़र डालते हैं राजस्थान पर।
राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें आती हैं। 2018 की बात करें तो 100 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी। कांग्रेस ने वहाँ पर सरकार बनाई और जो है, अब हम जो आरक्षित सीटों की बात कर लें तो 34 सीटें वहाँ पर एससी के लिए आरक्षित हैं और 25 सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित है राजस्थान के अंदर। यानी जो एसटी सीटों के लिए आरक्षित सीटें हैं, कुल के हिसाब से जब हम आंकड़े नज़र डालते हैं तो लगभग 12% से ज़्यादा सीटों की संख्या वहाँ पर एसटी के लिए आरक्षित है। अब इसमें 13 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के हिस्से में गई थी और 8 सीटें जो है वो भाजपा के हिस्से में थी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में। ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का वो आंकड़ा है जो आपको बताता है कि आखिर क्यों मानगढ़ जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, जहां प्रधानमंत्री को जाकर के जहां प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की गुजरात चुनाव के ठीक पहले 10 साल के बाद, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वहां गए थे और अब प्रधानमंत्री होने के बाद गए थे। तो ये वो आंकड़े हैं। अब सवाल जो बार बार उठ रहा है कि मानगढ़ ही क्यों चुना गया। दरअसल मानगढ़, मैंने आपको पहले ही बताया कि मानगढ़ जो है वह आदिवासियों के तीर्थ के तौर पर जाना जाता है। मानगढ़ ऐतिहासिक रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहाँ से लगभग 550 किलोमीटर दूर ये जगह है। बांसवाड़ा ज़िले में ये मानगढ़ की पहाड़ियाँ पूरी फैली हुई हैं जो गुजरात की सीमा से टच होती है और मध्य प्रदेश की सीमा वहाँ से बेहद करीब है। वहाँ जिस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय एक भीषण नरसंहार हुआ था, ठीक वैसा ही जैसे जलियांवाला बाग में हम लोग पढ़ते और देखते रहते हैं। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो मानगढ़ का नरसंहार था वो जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा कांड था। हालांकि उसके बारे में उतना ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं गया जितना जलियांवाला बाग के बारे में लिखा पढ़ी हुई। संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया। इसके अलावा जो वहाँ पर बड़ी संख्या में सूदखोर हुआ करते थे उनके खिलाफ लोहा लिया। फिर अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचला। दरअसल ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जो है वो मानगढ़ की पहाड़ियों पर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ पर के घेर करके गोलियां और तोप के गोले बरसाए। उस समय ये सारे आदिवासी निहत्थे थे। इस गोलीबारी कांड में लगभग 1500 आदिवासी मारे गए थे। इसीलिए ये जो जगह है वो आदिवासियों के लिए बिल्कुल तीर्थ स्थान की तरीके से महत्वपूर्ण है। आदिवासी इसे तीर्थ स्थान की तरीके से मानते हैं। इसी के चलते अशोक गहलोत ने एक बड़ा दांव खेला था। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी। उसके जिस दिन ये सभा हुई, जिस दिन ये रैली थी, उस दिन भी अशोक गहलोत ने इस मांग को दोहराया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित उस दिन नहीं किया। इसके पहले भी अशोक गहलोत 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए चिट्ठी लिख चुके थे। इसके अपने पिछले कार्यकाल में, जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए थे, तब उन्होंने वहाँ पर एक स्तंभ बनवाया था जो अब उस स्मारक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास हिस्सा माना जाता है। आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जगह है। आदिवासियों का जो इनका तीनों राज्यों में वोटों की संख्या है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो इनकी सीटें हैं वो काफ़ी महत्व रखती हैं। इसी के चलते उस जगह को चुना गया जहाँ से दरअसल मानगढ़ का चयन जो था वो ऐसी जगह है जहाँ से ना केवल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों तक संदेश पहुंचेगा, बल्कि देश के जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे हिस्से हैं जहां जो आदिवासी बाहुल इलाके हैं, वहां तक सीधा संदेश पहुंचेगा। इसीलिए उस जगह का चुनाव किया गया था। दरअसल जब हम नज़र डालते हैं आंकड़ों पर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं उसमें आदिवासी समाज की बाहुलता है। आदिवासी समाज की संख्या जो है वो अच्छी खासी आबादी है। लगभग 8 से 10 करोड़ आबादी जो है वो आदिवासियों की है। इसके अलावा अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं या होने हैं, क्योंकि गुजरात विधानसभा के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं,
अगले साल यानी 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे। साथ ही साथ ये जो राज्य हैं, राज्यों के चुनाव को छोड़ करके इसके अलावा हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासियों के द्वारा प्रभावित की जाती हैं, आदिवासी वोटर्स के द्वारा प्रभावित होती हैं। साल 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े तैयारी के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा की तरफ से वो जगह चुनी गई थी, मानगढ़ को चुना गया था, ताकि हम ना केवल गुजरात के आदिवासियों को, हालांकि ये एक अलग बात है कि पिछले कुछ चुनावों से गुजरात में आदिवासी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम 2017 के चुनाव की नज़र डालें या 2012 के चुनाव पर नज़र डालते हैं तो बड़ी संख्या में आदिवासी बाहुल जो इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। वो दिगर बात है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार अपनी नहीं बना पाई। कांग्रेस पार्टी भले ही ज़्यादा सीटें जीती पर उसकी सरकार गुजरात में नहीं बनी। वहीं राजस्थान में इनकी भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने सत्ता लिया था 2018 के चुनाव में, मध्य प्रदेश से में भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने सत्ता लिया था। तो इस तरीके से एक जो पहले आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, पर गुजरात में अब वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ा बदली हैं। आदिवासी समुदाय में भी वोटर्स में बंटवारा हुआ है, हालांकि बड़ा नंबर आज भी बड़ी संख्या जो है, चूंकि जो इलाके में सीट्स हैं उनके हिसाब से जब हम देखते हैं तो बड़ी संख्या में आज भी आदिवासी समुदाय जो है कांग्रेस का वोटर है। और इसी के नाते भाजपा ने ऐसी जगह को टारगेट किया जहां से वो आदिवासियों में अपनी एक पकड़ बना सके, आदिवासियों में एक वो बता सके कि हम वो आदिवासियों के लिए कितने काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या योजनाएं हैं। इस तरीके का उनकी जो है वो रणनीति थी जिसके लिए मानगढ़ का चयन हुआ था। हालांकि मानगढ़ का जो दौरा था वो और भी कई दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहा प्रधानमंत्री के। वहाँ पर अशोक गहलोत ने एक तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बार बार कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने तारीफ की, वहीं कांग्रेस ये दावा करती है कि अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी को उनकी जगह दिखाने की कोशिश की, जब अशोक गहलोत ने ये बात कही कि गांधी की वजह से आपकी दुनिया में पहचान है और इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की थी। अब जब अशोक गहलोत की उन्होंने तारीफ की, उन्हें कहा कि वो बतौर मुख्यमंत्री उन लोगों ने एक साथ काम किया है, और तब भी अशोक गहलोत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे और अब भी अशोक गहलोत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ की तो दोनों तरफ से बयानबाजी भी शुरू हुई। एक तरफ जहां तमाम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें की कि अशोक गहलोत रास्ता बदल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब अशोक गहलोत को भी प्रधानमंत्री निपटाना चाहते हैं, इसीलिए वो तारीफ कर रहे हैं। ठीक उदाहरण के लिए गुलाम नबी आज़ाद का नाम चला कि गुलाम नबी आज़ाद का पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। इसी तरीके से कुछ अशोक गहलोत के लिए भी संभावनाएं सोशल मीडिया पर जताई गई। हालांकि ये संभावनाएं हैं, राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, किसी भी संभावना से, किसी भी समीकरण से, किसी भी परिस्थिति में इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल ये था मानगढ़ के दौरे का सच, वो सच जो आंकड़ों के हिसाब से हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस तरीके के जो आंकड़े हैं, जो समीकरण हैं, वो पार्टियों को मजबूर करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, और इसको जोड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल तमाम सारे हथकंडे अपनाते हैं, तमाम सारी घोषणाएं करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।